दोस्तों दानापुर रेलवे स्टेशन पर जैसे ही एसडीएम मैडम आती है और स्टेशन मास्टर को खबर होती है कि एसडीएम मैडम किसी से मिलने आई है, स्टेशन मास्टर एसडीएम को स्वागत के लिए जाता है। वहाँ एसडीएम मैडम बताती है उसे एक कुली से मिलना है। जब वो कुली का नाम बताती है और उसे आनंद फानंद में बुलाया जाता है, जैसे वो कुली आता है एसडीएम मैडम झुक के उसके चरण छूने लगती है, उसके पैर छूने लगती है और उसे गले लगकर फूट फूट कर रोने लगती है। दोस्तों ये दृश्य देखकर वहाँ मौजूद स्टेशन मास्टर और भी रेलवे कर्मचारी तथा सभी कुली और पैसेंजर भी हक्के बक्के रह जाते हैं। आखिर क्या था उस कुली का राज? कौन था वो कुली? एसडीएम मैडम ने उसके पैर क्यों छुए? आइए दोस्तों पूरी कहानी जानते हैं विस्तार से। कहानी शुरू करने से पहले दोस्तों आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग हमारे वीडियो को काफ़ी मात्रा में लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं। दोस्तों अपना प्यार और आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखिएगा। हम आपके भाई, आपके दोस्त हैं। आइए दोस्तों चलते हैं कहानी की ओर। दोस्तों एक कहानी बिहार के भागलपुर जिले से शुरू होती है। भागलपुर का एक छोटा सा गांव है तारापुर, जो सुल्तानगंज के आसपास पड़ता है। वहाँ एक मजदूर दंपति रहा करते थे। मजदूर का नाम था धन्नाराम। वहीं तारापुर में एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बन रही थी। वहाँ बहुत सारे मजदूर काम कर रहे थे। उसी बहुत सारे मजदूर में धन्नाराम भी काम कर रहा था अपनी पत्नी के साथ। दोनों पति पत्नी दिन भर मजदूरी करते थे और खुशी से अपना जीवन यापन करते थे। बस दुख उसे इस बात का था कि उसे कोई संतान नहीं थी। भगवान से रोज मन्नतें मांगते थे कि हे भगवान मुझे एक औलाद दे दो। दोस्तों समय धीरे धीरे बीतता है। दोनों पति पत्नी बहुत ही मेहनत से, बहुत ही ईमानदारी से, बहुत ही लगन से मजदूरी किया करते थे। एक दिन जो ठेकेदार था वो दोनों को बुलाता है और बोलता है हम तुम्हारे काम से बहुत ही प्रभावित है, तुम लोग बहुत ही ईमानदारी से मेहनत करते हो। ऐसा करो कल से 1 घंटा पहले आ जाया करो, जो बिल्डिंग का निर्माण हो रहा है इसमें थोड़ा पानी डाल दिया करो, तुम्हारी मजदूरी हम 200 रुपया एक्स्ट्रा दे दिया करेंगे। अब क्या था दोस्तों, धन्नाराम और उसकी पत्नी को मुंह मांगी मुराद मिल गई थी। अब 200 रुपया एक्स्ट्रा बनने लगे थे। दोनों 1 घंटा पहले आ जाया करते थे और मोटर स्टार्ट करके पानी डाला करते थे बिल्डिंग में। इसी क्रम में दोस्तों कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन दोनों सुबह सवेरे ही आते हैं और जैसे ही वो मोटर स्टार्ट ही करना चाहते थे कि बिल्डिंग में कहीं बच्चे की रोने की आवाज़ आती है। पहले तो उन्हें लगता कि ये भ्रम होगा, लेकिन जब ध्यान से सुनते हैं तो सच में कोई बच्चा, छोटा सा बच्चा रो रहा था। दोनों पति पत्नी उस आवाज़ के दिशा में जाते हैं तो वहाँ पता चलता है कि एक टोकरी में थोड़े से कपड़े के साथ एक बच्चे को कोई रखकर वहाँ चला गया है। पहले तो दोनों सोचते हैं किसी मजदूर का बच्चा होगा, कोई काम के लिए आया होगा, यहाँ रख दिया होगा। बच्ची निरंतर रोई जा रही थी। दोस्तों धन्नाराम उसे गोद में उठा लेता है, अपनी पत्नी को दे देता है। पत्नी भी उसे गोद में लेकर दुलारती है, पुचकारती है, बच्ची चुप हो जाती है। अब दोस्तों दोनों उसके माता पिता को ढूंढने लगते हैं, लेकिन कई घंटे की मेहनत के बाद भी वहाँ कोई नहीं मिलता है। अब दोनों पति पत्नी भगवान का आशीर्वाद मानकर खुश हो जाते हैं कि भगवान ने उन्हें औलाद दे दिया। अब दोस्तों धन्नाराम और उसकी पत्नी खुशी खुशी बच्चे का लालन पालन शुरू कर देते हैं। धन्नाराम अपनी पत्नी से मजदूरी काम छुड़वा देता है, बोलता हम काफ़ी मेहनत मजदूरी कर लेंगे, तुम घर में रहकर बच्ची का लालन पालन किया करो। अब दोस्तों उस धन्नाराम मजदूर की पत्नी घर में रहकर बच्ची की देखरेख करती थी और खाना पीना बनाया करती थी। बड़े प्यार से बच्ची के नाम वो रखते हैं आराधना। दोस्तों जैसे ही आराधना बड़ी होती जाती है उसकी रुचि, उसकी लगन पढ़ाई की ओर ज़्यादा होने लगती है। ये देखकर धन्नाराम भी बहुत खुश होता है। उसे पहले प्राइमरी स्कूल में एडमिशन कराता है। वहाँ भी पढ़ने लिखने में वो काफ़ी होशियार थी। जो भी सबक मास्टर सिखाया करते थे उसे वो तुरंत याद कर लेती थी। छोटे छोटे पोएम घर में अपने माता पिता को भी सुनाया करती थी, जिसको सुनकर धन्नाराम और उसकी पत्नी एकदम निढाल हो जाया करते थे। दोस्तों समय पंख लगा के उड़ता है। लड़की अब 7वीं क्लास में चली गई थी। अब वो प्राइमरी से मिडिल स्कूल में पढ़ने लगती है। तभी धन्नाराम की पत्नी को कोई बीमारी लग जाती है। दोस्तों बहुत इलाज कराने के बाद भी वो नहीं बचती है, उसका स्वर्गवास हो जाता है। दोस्तों इस बुरी खबर से धन्नाराम काफ़ी टूट जाता है। उसकी बेटी आराधना उसे सहारा देती है और धन्नाराम फिर से अपनी दिनचर्या में शुरू हो जाता है और अपने बच्ची का लालन पालन करने लगता है। अब दोस्तों आराधना घर का सारा काम करके स्कूल जाया करती थी। अब वो सेकेंडरी हाई स्कूल में चली गई थी और 10th की स्टूडेंट थी। दोस्तों जब वो बोर्ड का एग्जाम देती है अपने पूरे स्कूल में अव्वल आती है। धन्नाराम उसे हमेशा बोला करता था, बेटी तुम पढ़ने में काफ़ी होशियार हो, तुम एक दिन बड़े आदमी बनोगी और तुम बड़े ऑफिसर बनोगी। आराधना भी बड़े प्यार से कहती कि पापा जब मैं बड़े ऑफिसर बन जाऊंगी तो आपको मजदूरी नहीं करने दूंगी, फिर आप बैठ के आराम करना। दोनों पिता पुत्री ऐसे ही खुशीपूर्वक जीवन यापन करते थे। समय बीतता है दोस्तों और इंटरमीडिएट +2 का भी रिजल्ट आ जाता है। उसमें भी आराधना अच्छे नंबर से पास होती है। दोस्तों स्कूल में एनुअल प्रोग्राम चल रहा था, जिसमें जो सीनियर छात्र थे उसकी विदाई समारोह थी। दोस्तों इसी क्रम में शाम को आराधना को आने में लेट हो जाती है। वो शाम को जल्दी ही प्रोग्राम से फारिग होकर अपने घर की तरफ तेज तेज कदमों से चलते हुए आ रही थी। तभी दोस्तों उसके पीछे 2 लड़के लग जाते हैं। वो लड़के आवारा किस्म के थे।
उस पर फप्तियाँ कसते जाते थे और पीछे पीछे आ रहे थे। ये सब चीज़ आराधना को अच्छी नहीं लगती है, लेकिन वो कर क्या सकती थी। अब वो थोड़ा और भी तेज चलने लगी थी। वो दोनों लफंगे भी और भी तेज चलने लगे थे। इसी क्रम में दोस्तों दोनों लफंगे दौड़कर उस लड़की को पकड़ लेते हैं और ज़बरदस्ती एक और खींच के ले जाने लगते हैं। आराधना जोर जोर से बचाओ बचाओ चिल्लाने लगती है। तभी दोस्तों गांव के कुछ युवक वहां पर दौड़ के आते हैं और दोनों लड़के की जम की पिटाई कर देते हैं और आराधना को उसे छुड़ा कर ले जाते हैं। दोस्तों उस टाइम तो दोनों युवक भाग जाते हैं, लेकिन जाते जाते वो आराधना को धमकी देके जाते हैं कि तुम्हारे लिए ये ठीक नहीं होगा, अब तुम बच के रहना। दोस्तों आराधना घर जाती है, सारा वाकया अपने पिता को बताती है। उसके पिता भी काफ़ी परेशान हो जाते हैं, फिर बोलते हैं बेटी तुम चिंता मत करो, मैं देख लूँगा। दोस्तों कुछ ही दिन बीते होंगे, एक दिन रात को दोनों युवक उसके झोपड़े में प्रवेश कर जाते हैं और आराधना को पकड़कर बाहर लेके जाने लगते हैं। तभी आराधना चिल्लाती है, चीखती है। उसका पिता उठ जाता है और दोनों लड़के को ललकारने लगता है। तभी वो दोनों लड़के दोस्तों कट्टा निकाल लेता है और उसके पिता की ओर तान देता है कि ज़्यादा होशियारी की तो गोली मार दूंगा। दोस्तों कट्टा देखकर आराधना भी डर जाती है और उसके पिता धन्नाराम भी डर जाते हैं। लेकिन दोस्तों बेटी की असमत की बात थी। वो दोनों लड़के को ललकारते हुए बोलते हैं, खबरदार अगर तूने मेरी बेटी को हाथ लगाया तो अच्छा नहीं होगा। दोस्तों इसी क्रम में वो एक डंडा उठा लेते हैं और जोर से एक डंडा एक लड़के के सर पे मार देते हैं। ये अप्रत्याशित हमला से दोस्तों वो लड़का घबरा जाता है और ट्रिगर दब जाता है और गोली धन्नाराम को लग जाती है। हालांकि वो लड़का गोली नहीं मारना चाहता था, सिर्फ डरा रहा था, लेकिन अब गोली चल गई थी, धन्नाराम घायल होकर गिर चुका था। दोस्तों ये देखकर आराधना बिल्कुल एकदम शेरनी की तरह हो जाती है और आओ देखती है वहीं पड़ी एक ईंट उठाती है और जोर से एक लड़के के सिर पर मार देती है। दोस्तों एक लड़के के सिर पर तो पहले ही डंडा लग चुका था धन्नाराम का, वो भी वहीं गिर गया था। दूसरा लड़का भी ईंट लगने के कारण वहीं गिर जाता है। अब दोस्तों ये शोर शराबा सुनकर, गोली की आवाज़ सुनकर आस पड़ोस के लोग भी आ जाते हैं। आनंद फानंद में पुलिस को फ़ोन कर दिया जाता है। पुलिस थाने से पुलिस भी आ जाती है। दोस्तों सारी इंक्वायरी करती है, सारा बयान लिया जाता है, आराधना से भी बयान लिया जाता है और दोनों लड़के को गिरफ्तार करके पुलिस ले जाती है। लेकिन दोस्तों ये सब होने के बाद आराधना की दुनिया लूट चुकी थी। उसकी माँ पहले ही उसे छोड़ के चली गई थी। अब पिता का भी साया सर से उठ गया था। अब अकेली बच्ची क्या करे, कहाँ जाए, कैसे करे। अब वो गुमसुम होकर घर में रहने लगती है, लेकिन रह रह कर उसके पिता की बातें उसे सुनाई पड़ती थी। जो उसके पिता धन्नाराम कहा करते थे कि बेटी तुम बड़ा होकर एक दिन तुम बड़े आदमी बनोगी, ऑफिसर बनोगी। अब दोस्तों आराधना के जीवन का मात्र एक लक्ष्य हो गया था, अपने पिता की कही बातें को पूरा करना। दोस्तों एक निर्णय लेती है, सुबह कुछ गाँव वाले को लेकर वो गाँव के मुखिया के पास जाती है। अब बोलती है, मुखिया काका मुझे पढ़ने के लिए शहर जाना है और मैं नहीं चाहती कि अब मेरी पढ़ाई में कोई रुकावट आए, मुझे अपने पिता के सपना को पूरा करना है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। मुखिया बोलते हैं, बेटी मैं तुम्हारी भावना को समझता हूँ, अच्छी तरह समझ रहा हूँ, लेकिन थोड़े पैसे की बात रहती तो मैं मदद कर देता या कोई गांव के लोग मदद करते हैं, लेकिन तुम्हारी पढ़ाई कितने लंबा चलेगी, इसमें बहुत खर्चा आएगा, भी तुम्हें बहुत सारा पढ़ाई करना है, इतना मदद तो हम लोग नहीं कर सकते। आराधना बोलती, काका ये मैं झोपड़ी अपना बेचना चाहती हूँ, अगर कोई लेना चाहे तो उसे ले ले, जो कुछ पैसे मिलेंगे मैं शहर जाऊँगी, फिर मैं वहाँ कोई पार्ट टाइम जॉब करूँगी और अपना पढ़ाई जारी रखूँगी। ये बात मुखिया को पसंद आती है और गांव के एक लोग को मुखिया वो झोपड़ी बेच देते हैं। उससे जो पैसा मिलता है आराधना को देते हैं। आराधना अपने जो भी सामान क्या था दोस्तों, एक दो कपड़े थे, वो लेती है एक थैले में और निकल पड़ती है। दोस्तों तारापुर रेलवे स्टेशन पर आती है, वहाँ से वो ट्रेन पकड़ लेती है पटना के लिए। तभी दोस्तों एक दो स्टॉपेज ट्रेन क्रॉस किया था कि 2-3 मंजिले उस बोगी में चढ़ते हैं और आराधना को देखकर उल्टी सीधे हरकतें करने लगते हैं। आराधना इसका विरोध करती है, वो मंजिले चिढ़ जाते हैं, फ़ोन निकालते हैं, अपने एक दोस्त को और फ़ोन करते हैं। दोस्तों अगला स्टेशन पे 2-4 लड़के और चढ़ जाते हैं। आराधना समझ जाती है कि अब कोई न कोई लफड़ा होने वाला है। दोस्तों जैसे ही ट्रेन दानापुर रेलवे स्टेशन पर रुकती है, आराधना दौड़कर बोगी से नीचे उतर जाती है। दोस्तों शाम का वक्त हो रहा था, वो लफंगे भी आराधना के पीछे पीछे उतर जाते हैं। जब आराधना उन लफंगों को अपने पीछे आता देखती है तो बहुत ही घबरा जाती है और तेज तेज वो दौड़ने लगती है। वो लफंगे लड़के भी जो 5-7 थे वो भी उसके पीछे दौड़ने लगते हैं। दोस्तों इसी क्रम में आराधना एक आदमी से टकरा जाती है। दोस्तों वो आदमी रेलवे का कुली था जिसका नाम महेश्वर था। जैसे ही वो कुली महेश्वर से टकराती है, वो कुली बोलता है, बेटी संभल के चलो। आराधना रोते हुए बोलती है, काका मेरे पीछे कुछ मंचले लगे हुए हैं, कुछ लड़के लगे हुए हैं, मुझे बचा लीजिए। जैसे ही कुली देखता है कि 4-5 लड़के उसके पीछे पीछे आ रहे हैं, वो अपने साथी कुली को आवाज़ मारता है और लड़कों को घेर लेता है। अब दोस्तों वो लड़के भागने लगते हैं, लेकिन ये महेश्वर भागने दे तब तो दोस्तों उसे 2-3 कुली मिलकर घेर लेते हैं और मंचलों की अच्छी मरम्मत होती है। वो लड़के वहाँ से भाग जाते हैं। तब तक दोस्तों शाम हो चुका था। वो कुली महेश्वर पूछता है, बेटी कहाँ जाना है तुम्हें? लड़की बोलती, काका मुझे पटना जाना है। कुली पूछता है, वहाँ कोई तुम्हारे रिश्तेदार रहते हैं?
किनके घर जा रही हो। दोस्तों इस बात पर आराधना फूट फूट कर रोने लगती है। कुली हैरान परेशान हो जाता है कि लड़की रो क्यों रही है। अब रोने के बाद जब वो चुप होती है तो सारी कहानी महेश्वर कुली को बताती है। उसकी कहानी सुनकर महेश्वर भी काफ़ी दुखी हो जाता है। बोलता है बेटी ये अनजान शहर है और तुम ये रात के समय वहाँ मत जाओ। तुम क्या सोच रही है कि वहाँ तुम्हें मंचले पीछा नहीं करेंगे। ये दुनिया बहुत ही ख़राब है। तुम बाद में सोचना तुम्हें क्या करना है। फिलहाल रात हो रही है, चलो घर चलते हैं। अगर तुम हम पर भरोसा कर सकती हो, तुमने हमें काका कहा है, तुम हमारे घर चल सकती हो। और दोस्तों महेश्वर कुली उस लड़की को लेकर अपने झोपड़े में आ जाता है, जो कि रेलवे स्टेशन के थोड़ा ही बगल में था। एक सिंगल रूम था जिसमें महेश्वर कुली रहा करता था। उसको घर में लाने के बाद महेश्वर कुली बोलता है कि बेटी तुम हाथ मुँह धो लो, तुम्हारे लिए मैं खाना लेकर आता हूँ। क्योंकि वो कुली बाहर ही खाना खाया करता था दोस्तों, होटल में, क्योंकि दिन भर मेहनत करता था। उसके बाद उसकी इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि वो खाना बना सके। दोस्तों महेश्वर कुली अपने लिए भी खाना लेता है और आराधना के लिए भी खाना लेता है। खाना लेकर वो जब अपने रूम में आता है, दोनों बैठकर खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद आराधना पूरी कहानी उसे डिटेल में बताती है कि उसे अफसर बनना है, उसे पढ़ाई करना है, और जो पैसे लाई थी वो पैसा भी दिखाती है। कुली उसे समझाता है कि बेटी ये दुनिया ठीक नहीं है, और जितने तुम पैसे लेके आई है इतने पैसे तुम्हारे लिए काफ़ी भी नहीं है। ये तो पैसे कुछ ही दिन में खर्च हो जाएंगे, फिर तुम क्या करोगी। अगर मेरी मानो तो तुम यहीं मेरे साथ ही रह लो। तुमने मुझे काका कहा है और मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है। तुम अगर मेरे साथ रहोगी तो मुझे भी अच्छा लगेगा। पटना ज़्यादा दूर नहीं है, यहीं से आया जाया करो ट्रेन से। मुझे सब ट्रेन के बारे में पता है, तुम्हें रोज़ ले लूँगा और छोड़ दिया करूँगा। दोस्तों ये सुनकर आराधना फिर से रोने लगती है, क्योंकि अब उसे एक सहारा मिल गया था। वो महेश्वर कुली से लिपट जाती है, बोलती काका तुम बहुत अच्छे हो। अब दूसरे दिन दोस्तों वो महेश्वर कुली आराधना को लेकर पटना जाता है और वहाँ पटना यूनिवर्सिटी में उसका एडमिशन कराता है ग्रेजुएशन के लिए। अब दोस्तों डेली अपने टाइम पर आराधना वहीं से ट्रेन पकड़ती थी, पटना जाती थी, वहाँ क्लास करके वापस दानापुर आ जाती थी। अब वो महेश्वर कुली को बोलती है काका तुम्हें अब बाहर खाने की जरूरत नहीं है, घर में ही सारा सामान ले आओ, मैं खाना बना दिया करूँगी। अब दोस्तों दोनों बाप बेटी की तरह रहने लगते हैं। और वो घर का सारा काम संभाल ली थी। क्लास जाने से पहले खाना बना के जाती थी, फिर आने के बाद खाना बना दिया करती थी। घर के सारे काम सुचारू रूप से चलने लगे थे, और जो वक्त बचता था उसमें वो अपना पढ़ाई करती थी। दोस्तों महेश्वर कुली भी काफ़ी खुश रहने लगा था, और उसे भी खाना पीना के झंझट से छुटकारा मिल गया था, क्योंकि बाहर खाना खा के वो भी अस्वस्थ रहने लगा था। अब उसे घर का बना हुआ खाना मिलता था, जिससे उसका स्वास्थ्य भी थोड़ा ठीक रहने लगा था, और बोलने चालने के लिए भी घर में एक बच्ची मिल गई थी। सो अभी अब खुश खुश रहने लगा था। दोस्तों समय पंख लगा के उड़ता है और उसका ग्रेजुएशन भी आराधना का पूरा हो जाता है। आराधना ने ग्रेजुएशन भी अच्छे नंबर से पास कर लिया था। तब तक पटना में रहते उसे 3 साढ़े 3 साल हो गए थे। हर कोचिंग के बारे में उसे जानकारी मिल गया था। अब दोस्तों खान सर के पटना कोचिंग सेंटर में एडमिशन ले लेती है और यूपीएससी की तैयारी करने लगती है। दोस्तों एक बार खान सर सभी गरीब लड़कियों के और लड़के के पेरेंट्स से मिलने का विचार बनाते हैं। इसी क्रम में दोस्तों आराधना भी अपने पिता को लेके आती है, जो कि महेश्वर कुली था। जब खान सर उनसे पूछते हैं कि आप इनके पिता हैं, आपने बहुत अच्छा निर्णय लिया है, कम से कम बच्ची को पढ़ा रहे हैं, तब वो महेश्वर कुली सारी सच्चाई बता देता है कि हमारी बेटी नहीं है, एक गांव से आई थी, ऐसे ऐसे बात थी, फिर ये हमारे साथ रहने लगी थी। खान सर उससे काफ़ी प्रभावित होते हैं कि आपने एक बच्ची को सहारा दिया है और इसे पढ़ाने का फैसला किया है, मैं भी अपनी तरफ से इसका फीस माफ़ करता हूँ। अब ये फ्री कोचिंग क्या करेगी। अब दोस्तों ऊपर वाली कृपा हो गई, रहने का घर मिल गया आराधना को और कोचिंग भी फ्री हो गया। खान सर ने अपने सभी टीचर को बता दिया था कि आराधना के ऊपर खास ध्यान रखने के लिए, क्योंकि वो पढ़ने में काफ़ी तेज थी। अब दोस्तों क्लास के साथ साथ आराधना को एक्स्ट्रा कोचिंग भी मिलने लगा था। सभी टीचर का प्यार उसे खूब मिलता था। अब दोस्तों वो दिन भी आता है जब आराधना यूपीएससी का एग्ज़ाम देती है और रिजल्ट आता है दोस्तों वो प्री एग्ज़ाम क्लियर कर गई थी। अब दोस्तों आराधना सारा काम छोड़कर मेंस की तैयारी में लग जाती है। दोस्तों 4-5 महीने बाद मेंस होता है और मेंस भी वो क्वालिफाई कर जाती है। अब दिन आता है इंटरव्यू का। दोस्तों वो इंटरव्यू में भी सिलेक्ट कर ली जाती है। अब दोस्तों वो आईएएस ऑफिसर बन चुकी थी, उसे बिहार कैडर में सिलेक्शन हो चुका था। अब दोस्तों उसकी बारी आ गई थी ट्रेनिंग में जाने की। अब वो अपने पिता महेश्वर कुली के पैर छूती है, उनसे आशीर्वाद लेती है और ट्रेनिंग के लिए निकल जाती है। दोस्तों वो बिहार कैडर की थी। ट्रेनिंग के बाद उसका फर्स्ट पोस्टिंग पटना आता है, उसे एसडीएम का पद मिलता है। अब दोस्तों वो आराधना नहीं रह गई थी, अब वो एसडीएम आराधना बन चुकी थी। उसकी पोस्टिंग नगर पालिका के एक विभाग में कर दी जाती है। अब उसे एक सरकारी आवास भी आवंटन कर दिया जाता है, सरकारी गाड़ी मिल चुकी थी, सरकारी ड्राइवर मिल चुका था। अब उसके पास सारी सुख सुविधा थी। दोस्तों पदभार संभालने के 3-4 दिन बीत जाते हैं। दिन आता है संडे का। अपने ड्राइवर को बोलती है कि दानापुर स्टेशन चलना है, और अपने माताहत को बोलती है कि दानापुर जो रेलवे स्टेशन है उसके स्टेशन मास्टर को बोल दो एसडीएम साहब आपसे मिलना चाहती है।
दोस्तों स्टेशन मास्टर को ऑफिस की तरफ से फ़ोन आता है कि एसडीएम साहिबा आपसे मिलना चाहती है। अब स्टेशन मास्टर सोचते हैं कि एसडीएम साहब को मेरे से क्या काम है। फिर भी दोस्तों एक अधिकारी थी, उसका नॉर्मल स्वागत की तैयारी करते हैं। वो एक अधिकारी बता के आ रही है तो उसका स्वागत तो बनता है दोस्तों, अगर बिन बताए आती तो पता नहीं। स्टेशन मास्टर अपने 2-4 कर्मचारी को लेकर एक बुके मंगा के रखे थे और उसका नॉर्मल से स्वागत करते हैं। उसके बाद स्टेशन मास्टर पूछते हैं कि मैडम बताइए हमारे दानापुर स्टेशन आने का आपका मकसद क्या था, हमसे क्यों मिलना चाहती थी, हम तो आपको जानते भी नहीं हैं। एसडीएम आराधना बोलती है स्टेशन मास्टर से, सर मैं भी आपको नहीं जानती हूँ, लेकिन आपके बिना मेरा काम नहीं होगा। स्टेशन मास्टर बोलता है मैडम पहेलियाँ ना बुझाओ, जो भी काम है मेरे लायक मैं करूँगा, आप बताइए। और उसे अपने ऑफिस में अपने केबिन में ले जाता है। अब एसडीएम आराधना अपनी पूरी कहानी स्टेशन मास्टर को बताती है। एक कहानी सुनकर स्टेशन मास्टर भी काफ़ी प्रभावित होता है। उसके बाद एसडीएम मैडम बोलती है कि प्लीज़ सर महेश्वर कुली को बुला दीजिए। दोस्तों स्टेशन मास्टर तुरंत बाहर निकलते हैं और 1-2 कुली को आवाज़ मारते हैं, उसे बोलते हैं महेश्वर कुली को ढूंढ कर लाओ। अब दोस्तों 3-4 कुली निकल जाते हैं महेश्वर कुली ढूंढने के लिए। छोटा सा स्टेशन है दानापुर, ज़्यादा बड़ा तो है नहीं। अब चारों तरफ से महेश्वर कुली को आवाज़ मारा जाता है। अब महेश्वर कुली काफ़ी परेशान हो जाता है, भाई स्टेशन मास्टर हमें क्यों बुला रहे हैं। तब तो दूसरा कुली भी आ जाता है, बोलता है अरे महेश्वर तुम्हें स्टेशन मास्टर बुला रहे हैं। कुली भी परेशान था, उसको ढूंढने वाले भी परेशान थे कि भाई स्टेशन मास्टर इसे क्यों बुला रहे हैं, वो भी आनंद फानंद में। दोस्तों महेश्वर कुली जैसे ही स्टेशन मास्टर पर जाता है तब तक स्टेशन मास्टर और मैडम आराधना दोनों बाहर निकल चुके थे केबिन से। और जैसे ही महेश्वर कुली को आते देखती है, लपक कर आगे बढ़ती है, उसे पैर छू लेती है और गले लग जाती है। गले लगकर फूट फूट कर रोने लगती है। कुली भी महेश्वर उसके सिर पर हाथ फेरता है, बोलता है बेटी मुझे पता था तुम बड़े आदमी ज़रूर बनोगी। दोस्तों ये नज़ारा देखकर सभी लोग वहाँ जो भी स्टाफ थे और कुली थे सब एकदम हतप्रत रह जाते हैं। उसके बाद एसडीएम आराधना महेश्वर कुली का हाथ पकड़ती है, बोलती है काका अब घर चलो। दोस्तों उसको लेकर महेश्वर कुली अपने उस रूम में जाने लगता है। तो एसडीएम आराधना बोलती है काका उधर नहीं अपना घर चलो। महेश्वर बोलता है बेटी अपने घर तो चल रहा हूँ। बोलती वो अपना घर नहीं था काका, अभी आप अपना घर चलो। और ये कहकर उसे ज़बरदस्ती गाड़ी में बिठाती है और लेकर पटना जाती है। पटना दोस्तों अपना जो सरकारी क्वार्टर मिला था वहाँ ले जाती है। बोलती काका ये है अपना घर, आज से आप यहीं रहेंगे हमारे साथ। दोस्तों पिता पुत्री काफ़ी खुशी से उस घर में रहते हैं। अब वो महेश्वर कुली अपनी एसडीएम बिटिया के लिए लड़का ढूंढने लगा था उसकी शादी के लिए। दोस्तों आपको जानकारी, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों एक बढ़िया बेहतरीन कहानी के साथ, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।